बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और इन लेक्चर्स में हम क्लास वाइज केमिस्ट्री डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से। हमारा पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एटम। बहुत अरसे पहले ये ख्याल किया जाता था कि तमाम मैटर सिंपल और इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, यानी ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता। जो ग्रीक फिलासफर थे यानी यूनानी फिलासफर थे, उनका यह ख्याल था कि तमाम मैटर को छोटे से छोटे पार्टिकल में तकसीम किया जा सकता है, यहाँ तक कि वो अपने बेसिक यूनिट तक पहुँच जाएँ जहाँ से उसे फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता। एक ग्रीक फिलासफर था डेमोक्रिटस, इसे उर्दू में नाम डेमोक्रात दिया जाता है। उसने इन पार्टिकल्स का नाम एटोमॉस रखा, जिसका मतलब है इंडिविजुअल, यानी जो फर्दर तकसीम ना किए जा सकें। ग्रीक फिलासफर के ये तमाम ख्यालात एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पर इन्हसार नहीं करते थे, ये उनकी ज़ाती राय थी। यहाँ चंद एक टर्मिनोलॉजी है जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली है एलिमेंट। वो तमाम स्पीशीज जो एक किस्म के एटम से मिलकर बनी हुई हो वो एलिमेंट कहलाएगी। मिसाल के तौर पर गोल्ड एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, इवन हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ईच एंड एवरीथिंग विच इज composed ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। कंपाउंड एंड सब्सटेंसेस, ये लगभग एक ही तरह के दोनों कंसेप्ट हैं। इन दोनों में की डेफिनेशन सिंगल यही होगी, जो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हों वो कंपाउंड या सब्सटेंसेस कहलाते हैं। कंपाउंड एक सिंगल सोर्स से हासिल होने वाला मैटर है, जो सिंगल सोर्स से हासिल हो वो कंपाउंड कहलाता है। जबकि सब्सटेंस जो है दीगर कंपाउंड्स के अंदर मौजूद एक प्योर स्पीशीज को कहा जाएगा। कंपाउंड भी प्योर स्पीशीज ही है, लेकिन सब्सटेंस जब आप दीगर चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं उसमें अगर कोई प्योर स्पीशीज एक फिक्स्ड कंपोजिशन के साथ मौजूद है तो आप उसे सब्सटेंस कहेंगे। जो मिक्सचर है वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड के आपस में मिलने से बनता है। याद रखिएगा, ये केमिकली रिएक्टेड कंपाउंड नहीं होते और मिक्सचर के अंदर हर एक कंपाउंड अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज तक महफूज रखता है, रिटेन रखता है, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कोई तब्दीली नहीं आती। मैटर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर कहलाती है। 17वीं सेंचुरी की क्वांटिटेटिव स्टडी से ये बात जाहिर हुई कि चंद एक एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम यानी डिफरेंट कंपाउंड्स का हिस्सा होते हैं। ये एलिमेंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वो प्योर सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस में, डिफरेंट कंपाउंड्स में चंद एक एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और इस बात का भी इरादा किया गया कि किस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं और किस तरह से कंपाउंड्स को तोड़कर उनके एलिमेंट्स में दोबारा उन्हें लाया जा सकता है। यहाँ एक कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है, यह है क्वांटिटेटिव स्टडी। जब आप किसी भी मैटर की केमिकली एनालिसिस करते हैं तो दो तरह की स्टडी सामने आती हैं, एक क्वांटिटेटिव स्टडी और एक है क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव स्टडी है उसमें आप इस सवाल का जवाब पता करते हैं कि हाउ मच इज प्रेजेंट, ये क्वांटिटी से लिया गया है, हाउ मच इज प्रेजेंट। और क्वालिटेटिव स्टडी से इस सवाल का जवाब पता किया जाता है कि व्हाट इज प्रेजेंट, कि आपके पास जो कोई भी सैंपल मौजूद है उसमें क्या मौजूद है वो जानने के लिए आप उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, और वो सैंपल कितना मौजूद है वो जानने के लिए आप उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन। यहाँ जो वर्ड है इंग्लिश, इससे मुराद होगा का रहने वाला। ये इंग्लिश सब्जेक्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये एक करेक्शन सेंटेंस के तौर पे भी आ सकता है कि जब आप सब्जेक्ट की बात करें तो उसे नाम के बाद आना चाहिए, यानी स्कूल टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ केमिस्ट्री। अब ऐसे ये सब्जेक्ट से रिलेट करता है। केमिस्ट्री स्कूल टीचर ये कोई वर्ड नहीं है, ये रॉन्ग होगा। जो पहले इंग्लिश आ जाए इससे मुराद होगा कि इंग्लैंड का रहने वाला एक स्कूल टीचर, उसने ये रिकॉग्नाइज किया था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है और जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसे एटम की एग्जिस्टेंस के साथ ही इनकी वजाहत की जा सकती है
कि अगर आप एटम की एग्जिस्टेंस को तस्लीम करें तो आप इन दो लॉज की वजाहत कर सकते हैं। ये होते क्या हैं? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, इससे मुराद ये है कि एक क्लोज्ड सिस्टम में मैटर ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। इसे आप एक केमिकल रिएक्शन की तरह भी समझ सकते हैं कि अगर एक क्लोज कंटेनर में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें ना ही मैटर क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाता है। जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है, इससे मुराद ये है कि किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस या कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की जो प्रोपोर्शन है वो डेफिनेट होगी। यानी अगर आप वाटर की बात करें तो वो H2O ही है, उसमें ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन दो हैं। डजंट मैटर कि आप उसे केमिकली बनाते हैं या आप किसी सोर्स से उसे हासिल करें, उसमें उसकी कंपोजिशन सेम ही रहेगी। इसके अलावा उसने एक एटॉमिक थ्योरी भी बनाई थी जिसके जो मेन पोस्टुलेट थे वो ये थे कि तमाम मैटर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है और हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से अक्सर मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ तक अगर हम एटम की डेफिनेशन की बात करें तो खास पॉइंट क्या हमारे सामने आते हैं। एटम, पहला पॉइंट ये है स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दूसरा है टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि ये केमिकल रिएक्शन में शामिल होता है। और तीसरा पॉइंट है मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअल, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअल। यानी एक एटम जो है वो अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। यानी कई एटम हैं जो एक मॉलिक्यूल की शक्ल में होते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, मेटल जितनी भी हैं, सोडियम वगैरह, ये तमाम एटॉमिक फॉर्म में रह सकते हैं। तो इनके एटम जो हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और कई तरह के एटम हैं जो इंडिविजुअली नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये मे नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअल हैं कि ये अकेले नहीं रह सकते। जो मॉडर्न स्टडीज़ है उसने इस बात की वजाहत की है कि एटम्स को फर्दर तकसीम किया जा सकता है उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और इस तरह के बहुत सारे, लगभग 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अब तक दरियाफ्त की जा चुकी है। इनमें सबसे अहम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये तीन अहम सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिन्हें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को ई से ज़ाहिर किया जाता है और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को पी से ज़ाहिर करते हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि जो न्यूट्रॉन है वो एन से ज़ाहिर किया जाता है और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ना ही ये पॉजिटिव होते हैं ना ही ये नेगेटिव होते हैं। अगर हम एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स भरे हुए होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दायरे की शक्ल में न्यूक्लियस के गिर्द ट्रैवल कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। एटम एज अ होल न्यूट्रल है, तो इससे मुराद यह है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन मौजूद होते हैं। एक स्वीडिश केमिस्ट था जे बर्ज़ेलियस, उसने एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया था कि किसी एटम का एटॉमिक मास कितना होता है। दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक एटॉमिक नंबर है और है एटॉमिक मास। न्यूक्लियस के अंदर हम देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगर आप किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की कुल तादाद फाइंड आउट करें तो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अगर आप कलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद फाइंड आउट करें तो वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। जे बर्ज़ेलियस ने एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया था कि किसी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है। इसके अलावा जे बर्ज़ेलियस ने एलिमेंट्स को सिंबल देने का भी एक मेथड बनाया था, जिसे हम सोडियम को Na से ज़ाहिर करते हैं, पोटेशियम को K से ज़ाहिर करते हैं। तो ये तमाम जो सिंबल देने का मेथड बनाया था वो भी जे बर्ज़ेलियस ने ही बनाया था।
अगर हम एविडेंस ऑफ एटम की बात करें तो एटम साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से उन्हें नहीं देखा जा सकता। एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है वो 500 नैनोमीटर तक ही दिखा सकती है, इससे छोटे साइज को वो नहीं दिखा सकती। इसकी वजह क्या है कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए बीम ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वेवलेंथ 400 टू 800 नैनोमीटर होती है, और ये 500 नैनोमीटर से छोटी चीज़ों को नहीं दिखा सकता। एक एटम का साइज जो है इसके मुकाबले में 0.2 नैनोमीटर है, तो इसलिए इसे देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये तस्वीर दिखाई गई है, ये एक ग्रेफाइट का हिस्सा है जिसे 15 मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखाया गया है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी 1 करोड़ 50 लाख गुना बड़ा करके एक ग्रेफाइट का टुकड़ा दिखाया गया है। इसमें जो वाइट लाइनें हैं ये कार्बन के एटम्स आप इमेजिन करें, और जो ब्लैक लाइंस हैं ये इसमें ब्लैंक स्पेसेस हैं, यानी खाली जगह हैं। जो 20th सेंचुरी है इसमें एक्सरे एनालिसिस से ये बात पता चली कि जो एटम है उसका डायमीटर 0.2 नैनोमीटर होता है, और इसका जो वज़न है वो 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम होता है, और इसे ज़ाहिर किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, यानी AMU में, जो कि बराबर होता है 1.661 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअल होता है, कि वो अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, लेकिन मॉलिक्यूल इससे अपोजिट होता है। मॉलिक्यूल शुड एग्जिस्ट इंडिविजुअल, यानी स्मॉलेस्ट पार्ट मैटर का जो अकेला रह सके वो मॉलिक्यूल कहलाता है। इसकी जो फर्दर डिवीजन है वो उसकी एटॉमिसिटी पर होती है। एटॉमिसिटी से मुराद है कि नंबर ऑफ एटम, एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम पाए जाएं वो उसकी एटॉमिसिटी है। यानी ये मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, डाई एटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, सो ऑन। जैसे एग्जांपल दी गई है कि हीलियम मोनो एटॉमिक है, क्लोरीन डाई एटॉमिक है, ओजोन ट्राई एटॉमिक है, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, सल्फर ऑक्टा एटॉमिक है। और दूसरी जो इसकी डिवीजन है वो होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक की बुनियाद पर की जा सकती है। होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो से मुराद है एक जैसा है। ये तमाम एग्जांपल जो हैं ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की भी दी जा सकती हैं। जो हेट्रो एटॉमिक है उससे मुराद है डिफरेंट, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज, ये तमाम एग्जांपल हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। चंद एक मॉलिक्यूल साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाई जाती है, जिसका काम ऑक्सीजन को लंग्स से जिस्म के दीगर हिस्सों में लेके जाना होता है। ये लगभग 10,000 एटम से मिलकर बनी हुई होती है, और ये हाइड्रोजन से 68,000 टाइम ज़्यादा भारी होती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में